नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। रात 9 बजे में हम आपको नए तेवर, नए कलेवर और नए अंदाज में खबरें दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो खबर रखने जा रहे हैं वो पहली खबर है, और वो पहली खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में कोहरा छाने लगा है, ठंड भी बढ़ने लगी है, लेकिन दिल्ली की सियासत गरमा रही है। दिल्ली के लोगों को चाहे कोहरा बढ़े या घटे, 5 साल के लिए अपने भविष्य को ढूंढना ही होगा। आज पहली खबर हम दिल्ली से ही दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली चुनाव में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर पड़े हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में घेरा और घोटालों को लेकर जनता को आगाह करने की कोशिश भी की। जवाब केजरीवाल ने भी दिया है, लेकिन दोनों पक्षों के जवाब और वादों की होड़ में दिल्ली की चुनावी दौड़ कहाँ जा रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो होगी वो बिहार से होगी, और इस खबर को आपके भविष्य से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बीपीएससी से जुड़ी हुई है। बीपीएससी के प्रिलिमिनरी टेस्ट पर संग्राम और तीखा होता जा रहा है। बल्कि कहना चाहिए कि छात्रों की पीटी पर ही बिहार के नेता विधानसभा चुनाव में अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब तीसरी खबर जो हम आपके सामने रखेंगे वो खबर भी आपके हित से जुड़ी हुई है। ये खबर उस जहरीले कचरे के निस्तारण से जुड़ी हुई है जो पिछले 40 साल से ज़्यादा से भोपाल में पड़ा हुआ था यूनियन कार्बाइड के कारखाने में। अब उसको पीथमपुरा ले जाया जा रहा है, लेकिन पीथमपुरा जब इस जहरीले कचरे को ले जाया जा रहा था तो उस वक्त ही इस कचरे को जलाने के खिलाफ भीड़ उग्र हो गई और वहाँ पर ज़बरदस्त बवाल हो गया। तो चलिए, हम अब आपके सामने रखेंगे चौथी खबर, और चौथी खबर जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं अब। और ये खबर है ऑपरेशन रियल कुबेर। ये वो ऑपरेशन रियल कुबेर जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। जो छात्र हैं, जो तमाम जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनसे जुड़ी हुई खबर है। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव रियल कुबेर। जैसे बेरोजगार नौजवानों के नाम पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, और महाराष्ट्र चुनाव में दौरान करोड़ों रुपयों का जो लेन देन हुआ है, उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी और ये ऑपरेशन हम आपके सामने रखेंगे और आपको आगाह करेंगे। तो चलिए, पहली खबर आपके सामने रख देते हैं, और जो पहली खबर है वो दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार का शंखनाद कर दिया। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर पुकारा, और सरकार के इन कारनामों को पूरी एक फेहरिस्त गिनाई जो उनके घोटालों से जुड़ी हुई है, और दिल्ली की जनता को आगाह भी किया। तो चलिए, हम आपके सामने जो है 7 सवाल रखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार के चारों ओर घुमाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तो उससे पहले अन्ना हजारे के कंधों पर सवार होकर कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने ये साजिश रची और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बना दी जिसने घोटालों की पूरी फेहरिस्त आपके सामने रख दी है। और देखिए, कट्टर बेईमान शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए। और देखिए, इसके अलावा आयुष्मान पर जो राजनीति हो रही है उसका भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो आयुष्मान कार्ड को लागू नहीं कर रही है। पीएम मोदी इसको दूसरा चक्रव्यूह बता रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने चारों तरफ घेरा बनाया हुआ है दिल्ली की जनता के। यमुना नदी की साफ सफाई पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार के एजेंडे पर 10 साल हो चुके हैं, लेकिन साफ नहीं हो पाई है। इस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा और इसे तीसरा चक्रव्यूह बताया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले की सज्जा पर खर्च हुए पैसे पर सवाल उठाया, मीडिया की सुर्खियां बना रहा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो भी चाहते तो शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में तो गरीब आदमी के घर का सपना पल रहा है और उसको वो पूरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कामकाज को आधार बनाया, जिसमें गरीबों को घर देने की अपनी योजना को विस्तार से उन्होंने बताया। और आज उन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गरीबों के घर का उद्घाटन भी किया है, और आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ इसी मुद्दे पर घेरा भी और इसे 5वां चक्र भी बताया। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के बारे में बताया कि कैसे ये देश के साथ साथ दिल्ली के बच्चों की
बेहतरीन तालीम और उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने के लिए एक छठा चक्रव्यूह भी उन्होंने यहीं पर रचा। उन्होंने कहा कि कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करके पीएम मोदी ने विकास का दावा किया है। ये उनका 7वां चक्रव्यूह का घेरा है। तो ये इस तरह से हमने आपके सामने पूरी एक डिटेल रिपोर्ट रखी कि किस तरह से आज जो है वो दिल्ली के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली का आयोजन किया, जब रैली को संबोधित किया, तो किस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरा। इधर आम आदमी पार्टी कुछ दिनों पहले ही पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इससे पहले हम इस बार ये खबर दिखाएं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली की सियासत जो है गरमाई हुई। अभी दिल्ली में करीब 3,000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा भी लगातार मजबूत हो रही है और ये मेरा सौभाग्य है, मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य मिला। हमारा प्रयास है कि दिल्ली के युवाओं को यहीं पर उच्च शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। आपकी वाह होती, मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में। आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। तो चलिए आम आदमी पार्टी के एक चक्रव्यूह की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों पहले ही पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन देने का वायदा किया था। बीजेपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज का नाम सावरकर के नाम पर रखना चाहती है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत 1675 लाभार्थियों को घर मिले हैं। इसी के तहत एक द्वारका में सीबीएसई ऑफिस, नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जीपीआरए टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी पलटवार तेज हो गया। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला,
बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है। दिल्ली में चुनावी घमासान जोर पकड़ने लगा है। अब बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने इशारों में आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पीएम मोदी के वार पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। मंत्री महोदय के करकमलों से उन्हें पीएम मोदी ने दिल्ली वालों को जो तोहफा दिया उसमें स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 1600 से ज्यादा घर भी शामिल हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से भी दिल्ली वालों को सौगातों की बारिश जारी है। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। सौगातों की होड़ इधर भी है और उधर भी, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही चुनावों का ऐलान होगा। उसके बाद ना कोई वादा होगा और ना ही तोहफों का इरादा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो दिल्ली में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस लगातार चौंकाने वाले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती जा रही है। और इससे पहले संदीप दीक्षित के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से उन्हें लड़ाने जा रही है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। अब अलका लांबा कालकाजी विधानसभा सीट पर आतिशी को चुनाव मैदान में टक्कर देंगी। बीजेपी के उम्मीदवार अभी आना बाकी है। चलिए दिल्ली के बाद अब पटना लिए चलते हैं आपको। बिहार वैसे तो इस समय बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स को लेकर चर्चा में है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां प्रीलिम्स का मुद्दा कई राजनीतिक दलों के लिए मेंस परीक्षा जैसा बन गया है।
ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बिहार में छात्रों से लेकर राजनीतिक दलों तक अलग अलग मोर्चों पर आज क्या हलचल रही, आपको दिखाते हैं कि इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसकी तैयारी राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं। नए साल की तीसरे दिन बिहार में क्या हुआ? छात्रों के आंदोलन को समझने के लिए 4 तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। पहली तस्वीर रुकी हुई रेल की है। पप्पू यादव की पार्टी ने बंद का आह्वान किया और उनके समर्थक पटरी पर पहुंच गए। दूसरी तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की है, जहां एआईएसएफ और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर गांधी मैदान की है, जहां जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और चौथी तस्वीर गर्दनी बाग की है, जहां छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द की जाए। सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान पटना में रेल लाइन रोक दी और ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। हमको सड़क पर उतरने को इसलिए मजबूर किया बिहार सरकार ने कि बिहार के 4 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसलिए पप्पू यादव जी ने निर्णय लिया कि अब गूंगी बहरी सरकार तक, कानों तक आवाज यदि नहीं पहुंच रही है, आज 15 से ज्यादा दिन हो गए, छात्र आज आंदोलित हैं, भूखे प्यासे पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और सरकार के कानों तक आवाज नहीं जा रही है और सरकार मजे ले रही है। इसलिए मजे लेने वाली सरकार को आज हम ये बताना चाहते हैं कि छात्रों के साथ पप्पू यादव जी लगातार संवेदनशील रहे। रेल लाइन जाम किए जाने से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। यही हाल सड़कों पर दिखा। पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार के 12 जिलों में नेशनल और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। हमारी लड़ाई कोई छोटी नहीं है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये मुद्दे होंगे। इसीलिए मेरी लड़ाई नाटक की 2 मिनट की औपचारिकता की नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है, तो इसको नाटक, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एग्जाम हो जाए या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल कराएंगे, इसको आप लिख लीजिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन और जाम छात्रों को न्याय दिलाने के लिए किया गया। अगर सरकार छात्रों की मांग पर ध्यान नहीं देती है तो आगे वैसा ही होगा जैसा छात्र चाहेंगे। बिहार सरकार बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर चुकी है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे पीछे आपको दिखाओ तो एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ये कार्यकर्ता हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा है। पटना का ये डाक बंगला चौराहा है और डाक बंगला चौराहे पे जो एआईएसएफ की पूरी टीम है, पूरी फौज है, ये बढ़ने की कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री आवास की ओर। और उन्होंने इसका पहले ही ऐलान किया था कि ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो ये जो हंगामा है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे पप्पू यादव हो, और खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, वो भी पटना के गर्दनी बाग इलाके में डटे हुए हैं और लगातार वो धरने पे बैठे हुए हैं। 18वां दिन है आज। कल हालांकि री एग्जामिनेशन होना है, जो 12,000 बच्चों का री एग्जामिनेशन होना है, जो बापू परीक्षा केंद्र है जहां पर बीपीएससी ने घोषणा की थी, उसका कल री एग्जामिनेशन होना है। लेकिन इनकी जो मांग है कि पूरे के पूरे बिहार में जितने भी जो 4 लाख, 4.5 लाख जो विद्यार्थी जो परीक्षा में आए थे, सबका री एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसी मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके खिलाफ यहां बिना इजाजत धरना देने के लिए केस भी दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर परीक्षा रद्द करने और प्रश्न पत्र लीक होने के अलावा और भी कई मुद्दे उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर का आज धरने का दूसरा दिन है। प्रशांत जी, आप अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कल तो री एग्जाम तो लिया जा रहा है, तो फिर इसका औचित्य क्या रहा? नहीं, री एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अनशन पर इसलिए नहीं बैठे कि एग्जाम हो या री एग्जाम हो।
एग्जाम का कोई महत्व ही नहीं है जब आधी से ज़्यादा बीपीएससी की सीट पहले से ही बेच दी गई है। नहीं, लेकिन कल जब एग्जाम होगा वही बच्चे जाके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 4 लाख बच्चों में से 10-12 हज़ार बच्चे फिर कल एग्जाम दे रहे हैं, और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस धरने में शामिल होंगे, वो भी इस अनशन में शामिल होंगे। हम लोग अनशन पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि कल का एग्जाम कैंसिल कीजिए, अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि नीतीश कुमार जो 10 साल से बच्चों के साथ कर रहे हैं उसके खिलाफ किसी को आवाज उठानी पड़े। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो घूम घूम कर 15 में वादा किए थे 7 निश्चय में कि सारे बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 वर्ष में 1 रुपया भी उन्होंने किसी को नहीं दिया है। तो मैं चाहता हूं कि वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बात सिर्फ परीक्षा रद्द करने की नहीं है, कुल मिलाकर उनकी 5 मांगे हैं। पहली मांग, बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच हो और परीक्षा दोबारा कराई जाए। दूसरी मांग, वादे के मुताबिक नीतीश कुमार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दें। तीसरी मांग, पिछले 10 सालों में सामने आए पेपर लीक के मामलों पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। चौथी मांग, लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और 5वीं मांग, बिहार की सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जानी चाहिए। हम पटना के गर्दनीबाग इलाके में हैं, जहां पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यहां पर अपने प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग 17 दिन से मांग कर रहे हैं और कल री एग्जाम हो रहा है, तो फिर आपका ये लगता नहीं है कि पूरा प्रदर्शन जो है उसका औचित्य खत्म हो गया? देखिए, री एग्ज़ाम कोई फाइनल यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं कि 4 जनवरी को अगर वो हो जाता है वो एग्ज़ाम, तो री एग्ज़ाम हम नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए हमारे पास जुडिशरी का भी एक ऑप्शन बचता है और सड़क का हमारा आंदोलन तो चलता ही रहेगा। तो हमारी बस लड़ने की जो फ्रंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई तो तब भी जारी रहेगी जब तक इस एग्ज़ाम को हम कैंसिल नहीं करवा देते। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कोई क्वेश्चन लीक तो नहीं हुआ था? देखिए, कुछ जगहों से छोटे मोटे, जैसे एक ट्विटर पे क्वेश्चन आया था, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा जो अभी हम जो मांग कर रहे हैं री एग्जाम का, उसके लिए मुख्य कारण है नॉर्मलाइजेशन, जिसको अब आयोग ने नया नाम दे दिया है स्केलिंग का। तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो कल छात्र बैठ रहे हैं एग्जाम में, उनको अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और जो बाकी के छात्र 13 दिसंबर को एग्जाम में बैठे थे उन्हें अलग प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये एक ही एग्जाम में 2 अलग अलग प्रश्न पत्र का मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है राइट टू इक्वलिटी का। हमें यहाँ पे समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सड़क पे हैं। पिछले 18 दिन हो गए। नहीं, क्या है, अगर री एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप लोग को दिक्कत क्या है? सर, री एग्जाम हम सभी के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि सर देखिए, पहले ही नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी कर चुके हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और स्केलिंग भी कह रहा है, वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का ही पार्ट है। वो मेंस, यूपीएससी मेंस में वो स्केलिंग वगैरह किया जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये सब क्वेश्चन में स्केलिंग संभव नहीं है सर, नहीं होता है। तो बस यही कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि सर सारे सेंटरों पे री एग्जाम हो। पटना में पेपर लीक होने की अफवाह बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बापू सेंटर से शुरू हुई थी। वहां छात्रों को पेपर थोड़े अंतराल पर 2 किस्तों में बांटे गए थे। इसी हंगामे के दौरान डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी के ऊपर हाथ उठा दिया था। हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसके बाद से ही राज्य भर की परीक्षा रद्द करने की मांग जारी है। तो प्रीलिम्स जरूर बिहार के छात्रों का है, लेकिन ये मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा बिहार के राजनीतिक दलों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। और ज़रा समझिए, हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे जो है राजनीतिक दलों के लिए ये साल और ये मुद्दा बेहद ज़रूरी है। नीतीश कुमार के लिए कुर्सी मिलेगी क्या फिर से, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और इसीलिए उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार फिर से कुर्सी पर ना काबिज हो जाए। तेजस्वी यादव, उनकी कप्तानी का टेस्ट भी है, उनके नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, और इस बार चूके तो फिर 5 साल उनको इंतजार करना होगा। प्रशांत किशोर पहला कदम है, लेकिन कितना दम है, इसका टेस्ट उनका ज़रूर होने जा रहा है, और इसलिए हर छोटे बड़े मुद्दे पर प्रशांत किशोर की राय और उनका आंदोलन आपको ज़रूर दिखाई और सुनाई देगा।
पप्पू यादव पूर्णिया से आगे क्या, उनके लिए एक बड़ा सवाल है। पप्पू यादव की कोशिश है कि किसी तरह से कांग्रेस का जो घटता हुआ जनाधार है उसको वो अपने साथ कैप्चर कर लें, या फिर कांग्रेस नेतृत्व उनके हाथ में सौंप दे और उसके बाद वो इस कांग्रेस के काडर के दम पर बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर पाए। तो ये वो बातें हैं जो नेताओं को मजबूर कर रही हैं कि इस मुद्दे से, जो छात्रों के प्रीलिम्स के मुद्दे से, या तो जोड़ रही है या दूर कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना से आपको पीथमपुर ले चलते हैं। मध्य प्रदेश का ये छोटा सा शहर आज पूरे दिन में चर्चा में रहा। भोपाल से वहाँ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो कचरा लाया गया था उसके खिलाफ आज भारी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान 2 युवकों ने आत्मदाह की भी कोशिश की। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे से किसी को कोई खतरा नहीं है। इससे आगे की तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो जाएंगे, इसीलिए हमने आगे की तस्वीर नहीं दिखाने का फैसला किया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के पीथमपुर की हैं। धार जिले के इंडस्ट्रियल टाउन पीथमपुर में उस जहरीले कचरे का विरोध किया जा रहा था जो भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से यहां लाया गया है। आंदोलनकारियों में शामिल राजकुमार रघुवंशी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का। भीड़ में से किसी ने तीली सुलगाई और यहां प्रदर्शन कर रहे राजकुमार रघुवंशी के अलावा राजू पटेल भी आग की चपेट में आ गए। दोनों को इंदौर के चोइथराम अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। दरअसल आंदोलनकारी उस राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज तक जाने की कोशिश कर रहे थे जिसे जहरीले कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। जो यूनियन कार्बाइड के कचरा पीथमपुर में आया हुआ है उसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि बिना आम जनता को विश्वास में लिए, बिना सहमति से जलेगा नहीं। इसमें कल बैठक भी होती है, वह क्लियर है। इस कारण से जनता को उग्र होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार कोई ऐसा कदम उठाने नहीं जा रही है जिससे जनता को क्षति हो। मेरा सभी से आग्रह है, सभी पूरी जनता से आग्रह है कि जनता को कॉन्फिडेंस में लिए गए बिना आगामी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे भी ये पूरी कार्रवाई वैज्ञानिक पद्धति से माननीय उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसमें इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि किसी को अंधेरे में रख करके बिना वैज्ञानिक पद्धति अपनाए कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी जनता की जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी उनके मन में जो भी उनके डाउट्स, उनको पूरा किया जाएगा, उनसे संवाद रखा जाएगा। कोई छुपाने की बात नहीं है, जनता से छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पीथमपुर में महिलाएं अपनी चूड़ियां उतार कर इकट्ठा कर रही हैं। इन्हें जनप्रतिनिधियों को भेजने का प्लान है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। इस बीच सरकार ने फिर समझाया है कि कचरे से कोई खतरा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है। यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे, और सरकार उसके साथ खड़ी है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है सरकार को कचरा हटाना ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करी है और अवमानना करके ये कचरा यहाँ लाया है। लेकिन हमारी ये मांग है, जिस प्रकार से यूनियन कार्बाइड भोपाल का जहरीला कचरा 40 साल तक वहाँ पड़ा रहने दिया, वैसा ही यहाँ से कुछ अगर आपकी व्यवस्था करके यहाँ से हटाया जाए और अन्यत्र जगह ऐसे जगह जलाया जाए वो कचरा, उस जगह पर किसी जनहानि ना हो, किसी जीव जंतु को हानि ना हो, एकदम निर्जल रेगिस्तान जगह पे इसका निष्पादन होना चाहिए।
एनडीटीवी ने जुलाई में ही अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जहर को पीथमपुर में जलाया जाएगा। इंदौर के पीथमपुर में जिस जगह जहरीले कचरे का निपटान होना है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर पर ही गांव मौजूद है। पीथमपुर औद्योगिक कचरा प्रबंधन कंपनी ने 2005 में एक लैंडफिल और 2008 में एक इंसिनरेटर स्थापित किया। विशेषज्ञों का आरोप है इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ। खास तौर पर लैंडफिल तारपुरा गांव से 500 मीटर के भीतर है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खतरनाक कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री से 337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। हालांकि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि ये कुल जो जहरीला कचरा है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का, उसका महज 10% है। उधर इंदौर में जो डॉक्टर हैं वो इंदौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं ये याचिका लेकर कि पीथमपुर में जहरीला कचरा न जलाया जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि इस कचरे से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इस तमाम बहस के बीच भोपाल आज भी उस घाव को ढो रहा है जिसे भरने में शायद कई बरस, अगर दशक नहीं तो बरस तो लग ही जाएंगे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, तनुश्री और साबिर के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो भोपाल से चलते हैं सीधे संभल। यूपी का संभल लगातार चर्चा में है। आज 2 खबरें हैं यहाँ से। पहली ये कि वहाँ की मस्जिद के बाहर जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है उस पर से वक्फ का दावा प्रशासन ने खारिज कर दिया है। दूसरी खबर यह है कि संभल के सांसद की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस बीच संभल के डीएम ने कहा है कि इस जिले यानी कि संभल जिले में कुल 87 देव तीर्थ हैं और सभी का उद्धार किया जाएगा। तस्वीरें संभल की हैं। शहर के मोहल्ला हल्लू सराय में यम तीर्थ का पूरे विधि विधान के साथ शिलान्यास हुआ, जिसमें जिले के डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी शामिल हुए। बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पैंसिया मीडिया के सामने आए, बताया कि यम तीर्थ जैसे अभी कई सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार होना बाकी है। संभल के बारे में कहते हैं कि संभल शंभू की नगरी, 3 कोनों पर शिव मंदिर है, चंद्रेश्वर, संभलेश्वर और भुवनेश्वर। इसके बीच में कुल 19 कूप हैं, 36 पूर्वे बस्ती हैं, 52 सराय हैं और 68 तीर्थ हैं। तो 68 तीर्थ और 19 कूपों को मिलाकर के कुल 87 देव तीर्थ हैं। तो उन सभी का जो पुनरुद्धार होगा, तो जो हमारा डार्क जोन में अभी संभल ब्लॉक, संभल तहसील चली गई है, तो वाटर कंजर्वेशन से जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा और भविष्य में पर्यटन और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर संभल की शाही मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रखे गए। सदर कोतवाली इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की गई। इस बीच संभल पुलिस ने वक्फ के जाली दस्तावेजों के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की जमीन को लेकर दावा किया गया था कि ये वक्फ की जमीन है, लेकिन जिन दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया, उनकी जब संभल प्रशासन ने जांच करवाई तो दावा फर्जी निकला। 3 दिन पहले एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दावा किया था कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है विवादित स्थल के सामने, उस चौकी को हम नियमानुसार बना रहे हैं और जहां हमें अनुमति लेनी थी वहां अनुमति के लिए हमने पत्र भी भेजा है। और इसके साथ साथ वो जो भूमि है उसके जो प्रारंभिक जो दावे थे उनका कोई आधार नहीं मिला हमें, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति या प्रभावी पक्ष या विधिक पक्ष, कोई प्रभावित व्यक्ति आवेदन करता कोई आता है तो हम बात करेंगे। अभी तक हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई आवेदन भी नहीं आया है। एक त्रिसदस्यीय कमेटी जो डीएम महोदय द्वारा 29 तारीख को दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाई गई थी,
उसी कमेटी द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई, जिसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा दिए गए थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हुए। उसी आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली पे और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह अभियोग अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और जो व्यक्ति सामने आके ये क्लेम करेगा कि ये मेरा वक्त है, फिर उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से संभल के सांसद जियाउर रहमान को झटका लगा है। संभल के सांसद पर आरोप है कि उन्होंने 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को भड़काया था। हाईकोर्ट ने सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें थोड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच जारी रहेगी। अगर नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तभी उनकी गिरफ्तारी होगी। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे परिवार कौन सा परिवार? पवार परिवार सुलह समझौते की कोशिशें इसमें तेज हो गई है। उसी कड़ी में आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। उद्धव ठाकरे के कैंप से ये खबर आ रही है कि ठाकरे शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी ने इस तारीफ का स्वागत किया है, लेकिन सवाल इस तारीफ और इसके स्वागत से आगे उद्धव ठाकरे की राजनीति का है। क्या उद्धव पाला बदलने की तैयारी में है? और इसको समझने के लिए आपको हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। महाराष्ट्र के देवेंद्र गदगद होंगे। नए साल का आगाज उन्होंने नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली की यात्रा से की, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए नए विकास कार्यों की शुरुआत की। लेकिन ये पता तो उनको भी नहीं रहा होगा कि उनके खिलाफ 5 साल से लगातार बोलने वाले उद्धव ठाकरे बोलेंगे, शाबाश फडणवीस शाबाश। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में कुछ इस तरह लिखा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना। सीएम फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की। जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मगन था, तब देवेंद्र फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन किया, कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस तारीफ के पीछे उद्धव ठाकरे की पार्टी का तर्क है कि जो काम करेगा उसकी जयकार होगी। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र के। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला हमेशा से ही किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चुनौती भरा रहा है। वजह है यहाँ के नक्सल प्रभाव की वजह से। फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद न केवल गढ़चिरौली के दुर्गम इलाके का दौरा किया, बल्कि इस इलाके में कई सालों बाद बस की सुविधा भी शुरू कराई। फडणवीस ये इच्छा जता चुके हैं कि गढ़चिरौली के प्रभारी मंत्री पद का पदभार इस बार वो अपने पास रखना चाहते हैं। इससे पहले जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो ये जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के कंधों पर दी गई थी। साफ है, गढ़चिरौली के गढ़ की राजनीति को बनाने और संवारने की तैयारियां हो रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करे तो टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई है।
अजीत पवार पिछले कुछ समय से चचा शरद पवार को भी साथ जोड़ने के प्रयास में जुड़े हैं। पवार परिवार की इस एकता को बीजेपी भी अपने फायदे के हिसाब से देख रही है, इसीलिए इसका समर्थन ही कर रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी फडणवीस की प्रशंसा में आना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। माननीय देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से गडचिरोली को पहले से 14 से 19 में भी बीच में वह गृह मंत्री थे शिंदे सरकार में तब भी, और अब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके हार्ट का मुद्दा है, उनमें मन में बिठा लिया है कि गडचिरोली क्षेत्र को नक्सलवादियों से मुक्त कराए, वहां पर ऐसे डेवलपमेंट करे कि सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, वहां के रोजगार निर्मित करे, वहां पे इंडस्ट्री लाए, आयरन ओर के लिए काम करे, वहां जो खनिज संपत्ति उसके लिए काम करे, और एकदम चित्र बदल डाले गडचिरोली का। कोई भी छोटे से छोटे व्यक्ति में कोई भी नक्सलाइट जो विचार होते उसकी भावना ना है। इसका काम देवेंद्र जी ने किया है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तब एनसीपी और कांग्रेस की मदद से शिवसेना ने सरकार बनाई थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार 2.5 साल में ही गिर गई। सरकार गई, पार्टी गई और पिछले विधानसभा चुनावों में जनता का विश्वास भी चला गया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगता है कि कांग्रेस विपक्षी खेमे का नेतृत्व ठीक से नहीं कर पा रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र में ही एमवीए में एकता नहीं दिखती। खबर है कि शिवसेना बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। सवाल है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए बीजेपी उनको अपने साथ रख सकती है, या उद्धव एमवीए से बाहर होकर अकेले अपनी राजनीति करेंगे? क्या उसी राजनीति के तहत उनकी पार्टी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ सकती है? यही सवाल उद्धव के साथ ही शरद पवार की पार्टी पर भी लागू होता है। वहां भी सुप्रिया सुले ने फडणवीस की तारीफ की है। अकेले मुख्यमंत्री ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं, उनके अलावा बाकी कोई भी एक्शन मोड में नहीं दिख रहा। मैं उम्मीद करती हूं जैसे मुख्यमंत्री एक्टिवली काम कर रहे हैं, वैसे ही 2025 में उनकी टीम भी काम करे। इस पूरी राजनीतिक पैंतरेबाजी में आगे क्या हो सकता है? इसमें एमवीए के बिखरने का खतरा बढ़ रहा है। अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे का प्रेम बीजेपी की तरफ बढ़ा तो कांग्रेस अकेले पड़ सकती है। वैसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में सिर्फ कांग्रेस का ही पहिया बचेगा। लेकिन कांग्रेस अभी अपनी गाड़ी और गाड़ी की रफ्तार को देख रही है। इन सभी राजनीतिक कयासों के बीच एक अटकल ये भी है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो राजनीति है वो हर पल बदलती है, हर पल नया करवट लेती है। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको एक दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। ऑपरेशन रियल कुबेर। ब्रेक के बाद खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और महाराष्ट्र से मालेगांव से मनी लॉन्ड्रिंग में एक ऐसा रैकेट वहां चल रहा है जिसकी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन रियल कुबेर। महाराष्ट्र के मालेगांव में मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऐसा रैकेट जिसमें बेरोजगार युवकों के नाम खोले गए बैंक खाते इस्तेमाल हो रहे हैं। आशंका इस बात की है कि इन खातों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए भी हो रहा था। भारत के कई राज्यों में इस रैकेट का जाल फैला हुआ था और अब तक की जांच में 300 करोड़ रुपए से ऊपर के गैरकानूनी लेन देन का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने इस मामले की जांच ऑपरेशन रियल कुबेर के तहत शुरू कर दी है और अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया से मिलने आए मालेगांव के इन युवाओं की नींद उड़ी हुई है। एक तो ये बेरोजगारी के मारे हैं, उस पर अब इन्हें गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है। मालेगांव में सिराज मेमन नाम के एक शख्स ने इन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर इन्हें आधार कार्ड और पहचान पत्र से जुड़े दूसरे कागजात हासिल किए और फिर इनके नाम से बैंक खाते खुलवा लिए। जब ये पता चला कि सिराज उन खातों का इस्तेमाल गैरकानूनी लेन देन के लिए करता था तो इनके होश उड़ गए। उन्होंने हमसे कहा कि मेरा मक्का खरीदी का व्यापार चलता है, जो शेतकरी के पैसे आएंगे खाली वो निकाल के दे दिया करो, बाद में तुम्हें मैं मार्केट कमेटी मालेगांव मार्केट कमेटी में जॉब के लिए लगा दूंगा। ये बोल के हमारे से आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम उसने ले लिए है। वो सिम लेने के बाद उन्होंने बैंक मैनेजर से कुछ बात की, बात करने के बाद में वो सब डॉक्यूमेंट वहाँ से ले गया। वो चेकबुक, पासबुक सब बैंक में से ले गया। हमारे पास ना चेकबुक आया, ना पासबुक आया, ना कोई नहीं आया। इसलिए हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला कि हमारे अकाउंट पे ऐसा व्यवहार हो रहा है। ऐसा जिस दिन हम कुछ ये लेने के लिए गए, हम बैंक में हमारे डॉक्यूमेंट लेने गए तो उन्होंने बोला तुम्हारे नाम के डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे। इन्हीं में से एक युवा की शिकायत पर मालेगांव पुलिस ने सिराज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और सिराज गिरफ्तार हो गया। सिराज मालेगांव का एक कारोबारी था जो कि कोल्ड ड्रिंक्स और चाय के डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी चलाता था। जवळजवळ 14 कोटी रुपये नामको बँकेमधून कॅश विड्रॉ केलेले होते। कैश निकालते वक्त जो अकाउंट होल्डर थे उनको बैंक में लेकर नहीं गए थे। निकाले हुए कैश को हवाला के जरिए मुंबई भेजा गया था। विड्रॉ केलेली कॅश ही मालेगावमधूनच हवाल्यामार्फत मुंबईला पाठवली गेलेली आहे। मालेगांव पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच में अब रफ्तार पकड़ी है तो ये बात सामने आई कि ये मामला सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं है। इस रैकेट का जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। युवाओं के बैंक खाते से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन भी हुआ है। ईडी की जांच में पता चला कि रैकेट के सदस्यों के बेरोजगार युवाओं के दस्तावेजों के आधार पर कुल 255 संदिग्ध खाते खोले। इन खातों को सितंबर और अक्टूबर 2024 में खोला गया। ज्यादातर खाते नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कुछ दूसरे निजी और सरकारी बैंकों में खोले गए थे। इन खातों से 379 करोड़ रुपए का लेन देन 6 से 10 नवंबर के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले किया गया। इन खातों में से 2500 बार लेन देन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग बैंकों की 170 शाखाओं में किया गया। इन खातों से दुबई भी पैसा भेजे जाने का संदेह है। मामले की जांच के लिए ईडी ने महाराष्ट्र के मालेगांव, मुंबई और नासिक के अलावा गुजरात, सूरत और अहमदाबाद में कुल 23 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मैनिपुलेट करने के देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो वोटर्स हैं उनको डायरेक्ट या इंसेंटिव दें, उनको पैसे बांटें। दूसरा ये है कि जो आपके पास जो स्पीकर्स हैं या एक सोशल माध्यम को, जो सोशल मीडिया आजकल बड़ा पावरफुल हो गया, सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर तरह के मैसेजेस भेजने के लिए, उसके लिए आप उस पैसे को खर्च करें। या फिर लोगों की जो इलेक्शन रैलीज हैं, उनके ट्रैवल हैं, उनके खर्चों को आप फंड करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इस तरह से वो पैसा जो था कैश निकाल के इन कामों के लिए यूज़ किया गया। तो ये सिंपल हवाला ऑपरेशन नहीं था। ये हवाला ऑपरेशन ऑन द फेस ऑफ इट पैसे हवाला के माध्यम से आए, लेकिन इसको यूज़ किया गया पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। महाराष्ट्र का जो पिछला जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें इस पैसे का बड़े पैमाने पे यूज़ किया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जो कि अक्सर आर्थिक घोटालों को उजागर करते आए हैं, वो भी इस मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। सोमैया के मुताबिक इस बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को संचालित करने, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद के लिए किया जा रहा था। मालेगांव वोट जिहाद घोटाले में अब तक 2200 करोड़ रुपए सिराज मोहम्मद बगाड़ इनके खाते में ट्रांसफर हुए। कुछ दुबई गए। 379 करोड़ 379 करोड़ रुपए ये टेरर से संबंधित, वोट जिहाद से संबंधित एंटी हिंदू संगठन संस्थाओं में बांटे गए हैं। इसकी जांच का नेक्स्ट फेज अब जनवरी महीने के अंत तक समाप्त होगा।
हालांकि किरीट सोमैया ने कई सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इन आरोपों की तस्दीक नहीं की गई है। ना तो अब तक किसी आतंकी संगठन का नाम सामने आया है और ना ही ईडी ने अब तक किसी राजनेता को पूछताछ के लिए बुलाया है। हो सकता है कि जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़े, कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ जाएं। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड महमूद बगार नाम का शख्स बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल ईडी की पकड़ से बाहर है। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी की नजर से ये पूरा मामला वोट जिहाद का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोट जिहाद का मामला उठाया था। अब धीरे धीरे ये वोट जिहाद के मामले पर से पर्दा उठने लगा है। जितेंद्र दीक्षित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि इसमें कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि कप्तान को बीच सीरीज में लगभग हटा दिया गया है। रोहित शर्मा की जगह बुमराह को कप्तानी दे दी गई है। बुमराह एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन रोहित शर्मा को हटाने के फैसले पर कई क्रिकेटरों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। रोहित शर्मा की ड्रेसिंग रूम की ये तस्वीरें भावुक करती हैं। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को खुद चलती टेस्ट सीरीज से बाहर बैठना पड़ेगा या उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक 6 महीने पहले ये बातें कौन कह सकता था। विश्व विजेता कप्तान का रथ मुंबई की सड़कों पर निकला तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज करने लगा। विजय रथ का ये कारवां मुंबई के दिल से गुजरा और दुनिया दंग रह गई। रोहित की किस्मत से किस सेलिब्रिटी ने रश्क नहीं किया होगा, लेकिन विश्व विजेता कप्तान को ड्रेसिंग रूम में इस तरह मन मसोस कर बैठना पड़ेगा, वो भी 6 महीने के अंदर। शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा रहा हो। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ कमेंट्री के दौरान कहा, उन्हें भी इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि मेलबर्न की प्लेइंग 11 टीम में कोई बदलाव होगा। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू आग बबूला नजर आए। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, एक कप्तान को सीरीज के बीच में कभी ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए या बाहर बैठने का ऑप्शन देना चाहिए। ये गलत संदेश देता है। मैंने मार्क टेलर से लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे कप्तानों को देखा है जो खराब फॉर्म के बावजूद टीम में कायम रहे। रोहित कहीं ज्यादा सम्मान और विश्वास के हकदार हैं। ये सब हैरत अंगेज है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। ये बेहद खतरनाक है। ये जरूर है कि विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में औसत 6.2 रहा और पूरे साल का औसत 25 से कम रहा, लेकिन संजय मांजरेकर ने उनकी ग्रेटनेस की तुलना भी सीरीज के बीच में ही कर दी। यहाँ तक कह दिया कि रोहित को व्हाइट बॉल क्रिकेट का ग्रेट कह सकते हैं, रेड बॉल का नहीं। इन सब के बीच जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी देना बड़ी बात है। बुमराह कप्तान हो या नहीं, टीम के लीडर नजर आते हैं। पर्थ में बगैर कप्तान रोहित शर्मा के खेलते हुए उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 295 रनों से जीत हासिल की। जसप्रीत जीनियस है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। किसी भी फॉर्मेट का क्रिकेट हो, बुमराह सा घातक कोई नहीं। टेस्ट क्रिकेट में 20 से कम के औसत से 200 विकेट लेने का कारनामा करने के मामले में उन्होंने मेलकम मार्शल, जोएल गार्नर, वॉल्श और कर्टली एम्ब्रॉस को भी पीछे छोड़ दिया। बुमराह वसीम अकरम जितने घातक नजर आते हैं, तो कपिल देव जितने संयम वाले कप्तान, उनमें बैटर्स में मेलकम मार्शल सा खौफ पैदा करने की काबिलियत है, तो ग्लेन मैकग्रा की तरह एक ही लेंथ पर दिन भर गेंद डालने का पेशेंस भी। जीनियस बुमराह पर यह जिम्मेदारी बेशक अचानक आन पड़ी, लेकिन एक लीडर की तरह उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब टीम इंडिया के किसी कप्तान ने नहीं हासिल किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह से इसकी उम्मीद शायद अगले WTC साइकिल में जरूर रहेगी। बूम बूम बुमराह। आगे सोमवार को फिर से खबरों की खबर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।